नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं मैथ का दूसरा सेट लेकर के आ गया हूँ। फर्स्ट सेट आप लोगों ने देखा था, काफी सराहा था उसे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे लेवल के दिए गए थे। इससे आप लोग 25 क्वेश्चन इसमें है टोटल। 25 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आप लोग अपना आकलन भी कर सकते हैं, अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है मैथमेटिक्स की। ठीक है, और आपको पता है कि बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, पीटी और मेंस दोनों में 25-25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेरिट के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। तो 25 में से एक भी गलती ना हो, इसके लिए आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर वैसी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है कि आने की प्रायिकता क्या है। मैंने फर्स्ट सेट में थोड़ा सा प्रायिकता का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन डाला था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन डाला हूं। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर वैसी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है कि आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पासा फेंकेंगे तो पासा पर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, 5 या 6, यानी कि टोटल पासे के ऊपर टोटल संभावना कितनी संख्या आने की है? टोटल 6 संख्या आने की संभावना है। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं हो। 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। यानी ये चारों संख्या जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है NE बट्टा में NS, यानी कि जो हमारा संभावना पूछा जा रहा है, जो प्रायिकता पूछा जा रहा है उसकी संख्या, यानी उसकी संख्या 4 और टोटल संख्या कितनी है? NS है 6, यानी कि 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, पूछ रहा है कि जो 3 से विभाजित नहीं है उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम निकाल लेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली की प्रायिकता कितनी है। तो टोटल कितना है? टोटल है 6, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 3 संख्या है 3 और 6, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? ये है संख्या कितना? 2 है, यानी कि टोटल 6/2 हो जाएगा। 6/2 यानी कि ये 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3। ये क्या आ गया? 1/3 प्रायिकता किसका आ गया? तो ये आ गया कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या का प्रायिकता। ठीक है, अब इसको अगर 1 में से घटा लेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होने वाली की प्रायिकता आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आता है उसको पॉज करके आप लोग उसको खुद से बनाइएगा। उसके बाद जो है सो अगर आपको बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आपको उसका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी अष्टभुज यानी कि ऑक्टागोन के शीर्षों को मिलाकर कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। ऑक्टागोन में कितने शीर्ष होते हैं? ऑक्टागोन में 8 शीर्ष होते हैं, और चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है कि 8 शीर्ष में से 4 शीर्ष को चुनना है, यानी 8C4। इसका जो मान आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अष्टभुज में 8 शीर्ष होते हैं और समांतर चतुर्भुज बनाना है तो इसमें 4 शीर्ष होते हैं। तो 8 में से हम 4 को चुन लेंगे, 4 को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा चतुर्भुज बनेगा। तो 8 में से 4 को कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं वही आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 और बट्टा में फैक्टोरियल 8-4, ठीक, और फैक्टोरियल 4। ये होता है आपको पता है, ऐसा होता है फॉर्मूला। 8C4 का देखिए NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल N बट्टा फैक्टोरियल N-R इंटू फैक्टोरियल R। ये फॉर्मूला होता है। तो वही हम लगाए हैं कि 8C4 का लगाए हैं फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 8-4 और फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4। कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा में एक चीज और देखिए, हम लोग फैक्टोरियल को जो है ना ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। जैसे फैक्टोरियल ए लिखना है तो ए भी ऐसे भी लिखेंगे या ऐसे भी लिखेंगे, दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो ये इतना हो जाएगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 4, ठीक, और गुना इस फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 अगुना 2 अगुना 1। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट जाएगा ये, ऊपर कितना कितना बच गया, इतना। अब देखिए 3 दूना 6 कट गया और 4 दूना 8 कट गया, 214 पंचे 70, आपका क्या आ गया, 70 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी अष्टभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, तो ये 70 समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कम्युनिटी में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, तो बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया था कि 0 होगा, बहुत सारे ने अनंत बोला था, ठीक है, लेकिन इसका मान 1 होता है। अगर आप लोग इसको चाहते हैं कि 1 इसका मान कैसे आया वो भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं इसका जो है सो पूरा सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक 1990 की तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक 1990 की तरह होगा। तो हम साल गिनेंगे, ठीक है, और प्रत्येक साल में ये गिनेंगे कि कितने विषम दिन हैं। अगर विषम दिन की संख्या 7 से विभाजित वाला आ जाता है तो वही हमारा कैलेंडर जो है सो सेम 1990 की तरह हो जाएगा। देखिए 1990, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, फिर 2001, 2002, 2003, यानी कि जो लास्ट है 2003 तक हमने ले लिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता है कि जो साधारण ईयर होता है, यानी कि जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिन की संख्या 2 होती है, और जो साधारण ईयर होता है उसमें विषम दिन की संख्या 1 होती है। तो लीप ईयर कहने का क्या मतलब है, लीप ईयर कहने का मतलब है कि 1990 लीप है कि साधारण है, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1990 में 4 से भाग दीजिए। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो लीप ईयर है, और पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो ये साधारण ईयर है। देखिएगा 4 से भाग देकर पूरा भाग नहीं लगेगा, साधारण ईयर है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 91 में भी 1 हो जाएगा, 92 में भी कितना हो जाएगा, देखिए 92 भाग लग जाएगा, 4 से लगाइएगा 1992 में 4 से भाग तो लग जाएगा, यानी इसमें विषम दिन की संख्या 2 हो जाएगा। फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, फिर इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। अब हमको गिनना है कि कहाँ तक हमारा या तो 7 पुर जाए या 14 पुर जाए। ठीक है, तो गिनिए, देखिए यहां से गिनना चालू कीजिए। 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, यानी कि हमारा यहां तक जो है सो 7 पुर गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा है 1990 वो साधारण ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष है, लेकिन हमारा 1996 जो है वो क्या है, लीप ईयर है। तो हमारा ऐसे देखा जाए तो 1996 जो है 90 के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि 7 से यहाँ तक कट गया, 7 का गुणज आ गया। लेकिन हमारा ये 1990 के समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1990 में फरवरी 28 दिन का था और 1996 में फरवरी हो जाएगा 29 दिन का, यानी 1 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कितना 9 हो जाएगा, 9, 1, 10, 11, 12, 2, 14 हो गया, यहां तक खत्म हो गया। अब देखिए 1990 साधारण ईयर था, तो ये 2000 के बाद जो है ये भी साधारण ईयर है 2001, यानी कि आपका 2001 जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। हमको ये देखना रहता है कि हमारा या तो 7 या 14 या 21, यानी 7 का गुणज अगर 7 के पहाड़ा वाला में आ रहा है तो उसके बाद वाला ईयर जो है सो 1990 के समान हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि 1990 अगर साधारण ईयर है तो हमारा जो आ रहा है वो भी साधारण ईयर ही होना चाहिए। हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो है सो 1996 तो हमारा आ रहा था, लेकिन ये लीप ईयर था,
इसलिए जो है सो ये आंसर हमारा नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ गए, हमारा 2001 जो है सो राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। 11 किलोमीटर का मान कितना हो जाता है, 11,000 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है। अब देखिए वृत्ताकार पहिया है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 7/4 मीटर। अगर हम इस पहिया को यहाँ से काट लें और इसको फैला दें तो कितना, ये सीधा हो जाएगा इतना बड़ा लंबा। यानी एक चक्कर में पहिया जो है, जो पहिए की परिधि है उतना दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो पहिए की परिधि निकालिए, क्या होता है परिधि 2πr, यानी 2 × 22/7 × r है 7/2। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 22 मीटर। यानी पहिया एक चक्कर लगाता है तो 22 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर लगाता है तो 22 मीटर की दूरी तय करता है। यानी 22 मीटर की दूरी एक चक्कर में तय करता है, तो 1 मीटर की दूरी कितना चक्कर में तय करेगा, 1/22 चक्कर में तय करेगा। तो इसलिए 11,000 मीटर की दूरी कितना में तय करेगा, 11,000 मीटर की दूरी कितना में तय करेगा, ये करेगा 1/22 × 11,000। यानी ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यानी कि ये आ रहा है 500 चक्कर। लेकिन यहाँ पर 500 आंसर में नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा मिस्टेक हुआ है। देखिए 7/4 था तो ये 7/4 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, तो ये अब आप 11 कर लीजिएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1000 चक्कर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। तो 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ए 1 मिनट से बाजी मार लेता है। देखिए ए क्या करता है कि देखिए ए जो है ए वो बी को 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड से मात देता है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ए जो है ए 1 मिनट से बाजी मार लेता है, यानी कि ए जो है सो बी को 60 सेकेंड से मात दे देता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, देखिए ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ में दौड़ते हैं और ए जो है 375 मीटर से जीत जाता है। बी और सी भी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और बी जो है 30 सेकेंड से जीत जाता है। ठीक है, बी जो है सी को 30 सेकेंड से मात देता है। आप देख सकते हैं कि ए बी को 60 सेकेंड से हराता है और बी जो है सी को 30 सेकेंड से हराता है। तो ए जो है तो सी को कितना सेकेंड से हराएगा, तो 60 30 90 सेकेंड से हराएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए फिर से। इसमें कह रहा है कि ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। ए जो है 375 मीटर से जीत जाता है, यानी कि ए जीत रहा है सी से 90 सेकेंड से। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है कि 375 मीटर से, यानी कि सी जो होगा सी 90 सेकेंड में 375 मीटर चलता होगा। ठीक है, 90 सेकेंड में 375 मीटर चलता होगा, तभी तो उतना से हरा रहा है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ए बी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ए 1 मिनट से बाजी मार लेता है, यानी ए और बी दौड़ता है जिसमें कि बी को ए हरा देता है 60 सेकंड से। फिर आगे कह रहा है कि ए और सी भी दौड़ता है, ए 375 मीटर से जीत जाता है। फिर कह रहा है कि बी और सी भी दौड़ता है, लेकिन बी जो है सी को 30 सेकंड से हरा देता है।
ठीक है, यानी बी जो है सो सी को 30 सेकंड से हरा रहा है, यानी ए सी को कितना से हरा रहा होगा, ए सी को 90 सेकंड से हरा रहा होगा, और ए सी को यहाँ 375 मीटर से हरा रहा है, यानी सी जो है सो 90 सेकंड में 375 मीटर चलता होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों सी जो है सी 375 मीटर जो है कितना देर में, 90 सेकंड में। तो 1 मीटर कितना में जाएगा, 1 मीटर जाएगा 90/375 सेकंड में, इसलिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर कितना में जाएगा, इसमें 1000 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट दीजिए, 15 छक्का 90 और 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 25 चौका 100, सॉरी यहाँ पर 1000 हो जाएगा तो 40, यानी कि 6 चौक 24, 240 आपका सेकंड हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सी के लिए। सी 240 सेकंड लगाता है, सी कितना लगाता है, 240 सेकंड लगाता है। अब देखिए सी जो है सी 30 सेकंड से हारता है, किससे, बी से, तो बी को कितना लगता होगा, बी को लगता होगा 240 30 सेकंड कम, यानी कि 210। ये किसका हो गया, ये हो गया बी का। अब देखिए बी हारता है ए से 60 सेकंड से, यानी कि ए को 60 सेकंड और कम लगेगा, तो ए को लग जाएगा कितना, 150। ठीक है, यानी 150 210 और 240, 150 210 240 आपका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी 10 घंटे में तय कर सकता है। तो मान लीजिए कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए x है चाल, और धारा की दिशा में चाल है y। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर यानी कि 30 और बट्टा x, ठीक, और प्लस 44 बट्टा y बराबर कितना लग रहा है, 10। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि वह धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, यानी कि फिर अब हो जाएगा 40 बट्टा x और प्लस 55 बट्टा y बराबर कितना दिया हुआ है, 13। आप जो है सो 1 बट्टा x को आप u मान लीजिए और 1 बट्टा y को भी मान लीजिए। क्यों मान लेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए हम मान लिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 30 u प्लस 44 भी बराबर 10 और 40 u और प्लस 55 भी बराबर 13। अब क्या करना है, अब देखिए कि पहला वाला में गुना कर दीजिए, अब पहले इक्वेशन में गुना कर दीजिए 4 से और दूसरे में कर लीजिए 3 से, और क्या कर लीजिए दोनों को घटा लीजिए। ठीक, तो इससे आपका u और v का मान निकल जाएगा, घटाएंगे तो सब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 4 चौका 16 यानी कि 176 में से 65 गया तो कितना बच गया, 165 गया तो कितना बच गया आपका 11 भी बराबर 40 में से 39 गया तो 1, यानी v बराबर 1/11। v का मान कितना आ गया आपका, 1/11 आ गया, यानी v का मान क्या है 1/y। अगर हम y का मान निकालेंगे यहाँ से तो y का मान आ गया आपका 11। 11 यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जो है सो y का मान जो है दोस्तों आप लोग इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो यहाँ से x का मान आएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा। अब देखिए कि x हमने क्या माना था, x माना धारा के विपरीत दिशा में और y माना धारा की दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जहां पर a जो है शांत जल में नाव की चाल है और b जो है सो धारा की चाल है, और धारा की दिशा में चाल होता है a प्लस बी, जो कि आया है हमको 11। यहाँ से a और b का मान निकालिएगा तो एक आ जाएगा आपका 8 और एक आ जाएगा 5। ठीक, a हो जाएगा 8 और b हो जाएगा 5, यानी a क्या हो गया, a हो गया आपका
शांत जल में नाव की गति, और बी जो हो गया वो कितना हो गया, धारा की गति। यानी कि आपका कह रहा है कि धारा की गति और शांत जल में व्यक्ति की गति क्या होगी। धारा की गति जो है सो 5 है और शांत जल में व्यक्ति की गति कितनी है, 8 है, सॉरी 3 हो जाएगा। धारा की गति कितनी है यहाँ पर 5 8 नहीं होगा, 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां किसी समांतर पटरी पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। जब वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हो तो 10 सेकंड में पार हो जाती है। विपरीत दिशा में चल रही हो तो 10 सेकंड में पार हो जाती है। अब देखिए कोई ट्रेन इधर से जा रही है, कोई ट्रेन इधर से जा रही है। ट्रेन विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगा, चाल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 54 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, 90 और 90 जो है दोस्तों उसको अगर हम लोग यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 चाल किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुना 5/18 हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। यानी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी। ट्रेन की लंबाई जुड़ करके कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी, मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई x है, दूसरी ट्रेन की लंबाई y है, तो x प्लस y कुल दूरी, अब बट्टा में चाल कितना है 25 और बराबर कितना, दूरी बटा चाल बराबर कितना, समय 10। ठीक है, अब आगे देखिए, जब वे एक ही दिशा में जा रही होती है तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य पाता है कि उसने धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी को मात्र 30 सेकंड में पार कर लिया। तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए दोस्तों दूसरा कंडीशन है कि ये भी गाड़ी इधर जा रही है और ये भी गाड़ी इधर, दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो चाल क्या होता है, चाल घट जाता है। तो चाल 54 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, फिर 18 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो अपना हो जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। और एक चीज और ध्यान देने की बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि x का रफ्तार ज़्यादा है और y का रफ्तार कम है तो x पर बैठा हुआ आदमी जो है वो y को कितना देर में पार कर लेता है, 5 सेकंड में पार कर ले, सॉरी 30 सेकंड में पार कर लेता है। कितना सेकंड में, 30 सेकंड में पार कर लेता है। यानी हम सिर्फ और सिर्फ y की जो लंबाई है उसी को पार कर रहे हैं, क्योंकि इसका आदमी पार कर रहा है न कि ट्रेन पार कर रहा है। जो तेज रफ्तार पर बैठा हुआ है उस पर जो आदमी बैठा हुआ, उस पर जो मनुष्य बैठा हुआ है वो सिर्फ पार कर रहा है। मनुष्य को एक खंबा मान सकते हैं, तो वो पार कर रहा है। तो जो लंबाई y है, y लंबाई धीमी रफ्तार की लंबाई है, उसको पार कर रहा है कितना से, 5 मीटर प्रति सेकंड से, क्योंकि रफ्तार जो है सो दोनों का एक ही दिशा में है तो रफ्तार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है, 30 लग रहा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150। ठीक, 150 हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आपको पूछा जा रहा है x का मान, क्योंकि x तेज रफ्तार वाली गाड़ी है, तो x और प्लस y का जो मान दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। जहां पर y का मान आपको 150 दिया हुआ है तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति A और B क्रमशः 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से P एवं Q के बीच की 21 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हैं। अब देखिए ये P है, ये Q है, मान लीजिए P है और ये Q है। यहीं से A भी चलता है, यहीं से B भी चलता है। दोनों का बीच का दूरी जो है वो है 21 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। B Q तक पहुंचता है तथा तत्क्षण वापस लौटता है। B जो है B ये चला गया, भागते भागते कहाँ पहुंच गया, Q तक पहुंच गया, फिर ये यहाँ से वापस आ गया। यानी मान लीजिए
यहाँ पर आया, उसी टाइम ए भी चल दिया था और बी भी चल दिया था, लेकिन बी क्या किया, पहुंचने के बाद भी जो है सो वापस आ गया। ठीक, यानी कि बी का रफ्तार ज़्यादा था, ए का रफ्तार कम था। ए जो है सो पहला बार भी पूरा नहीं कर पाया, यहीं तक पहुंचा, और बी जो है सो यहाँ से जा करके फिर वापस भी यहाँ पर आ गया। अब देखिए हम 2 कलर से दिखाते हैं, ये बी जो है यहाँ गया, ठीक, और यहाँ से वापस आकर के यहाँ तक आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ए जो है ए वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक गया, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्ति ए से बिंदु आर पर उसकी मुलाकात हो जाती है, ये बिंदु क्या है, आर है। ठीक है, पी एवं आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पी और आर के बीच की दूरी आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें मान लेते हैं कि टोटल दूरी 21 है, तो इसको मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ से x मान लेते हैं, a से लेकर के r के बीच की दूरी, और r से q के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 21 माइनस x, क्योंकि पूरा 21 है तो ये हो जाएगा 21 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a दूरी कितना तय किया है, a दूरी तय किया है कितना, x, a x तक ही गया है, तो इसका कितना समय हो जाएगा, कितना समय लगेगा, समय लगेगा दूरी बट्टा चाल, यानी कि x बट्टा a का चाल कितना है, 3। ठीक, बराबर हो जाएगा b कितना दूरी तय किया है, b तो एक बार गया पूरा 21, पूरा गया यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यानी 21 और प्लस फिर वापस कहाँ से कहाँ तक आया, वापस यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि 21 प्लस 21 माइनस x, यानी 42 माइनस x दूरी तय किया। बट्टा में चाल कितना है इसका, 4। हमने दोनों का समय बराबर क्यों किया, ये भी आपको डाउट हो रहा होगा कि समय क्यों बराबर होगा, क्योंकि तो दोस्त देखिए ए भी उसी समय चला था जिस समय बी चला था, लेकिन ए का रफ्तार कम होने के कारण ए यहीं तक पहुंच पाया और बी जो है पहुंचने के बाद भी वापस भी आ गया, यानी दोनों दूरी मतलब दोनों समय जो है सो सेम चला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4x बराबर 42 दिया 126 माइनस 3x, 7x बराबर 126, x बराबर 7 एकम 7 7 8 56। ठीक, यानी x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपको, p और r के बीच की दूरी, यानी कि x का मान पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हौज में छिद्र है जो उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। हौज में छिद्र है, ठीक है, और छिद्र के कारण जो है ना भरा हुआ हौज जो है वो 8 घंटा में खाली हो सकता है। एक नल को जो 1 मिनट में 6 लीटर पानी हौज में भरता है खोल दिया जाता है। अब देखिए ये हौज है, मान लीजिए ये हौज है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक, एक नीचे में छेद है यहाँ पर, इस छेद से पानी गिरेगा अगर, जब कोई नल ऊपर नहीं चल रहा है तो ये 8 घंटा में जो है सो हौज को खाली कर देगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है ऊपर में एक जो है सो नल लगा दिया। ठीक, अब इस नल से पानी जो है सो 6 लीटर प्रति मिनट जो है सो पानी निकल रहा है। अब इसको हौज को भर रहा है, तो अब जो है सो हौज खाली होने में 12 घंटे का समय लग जा रहा है। तो हौज कितना लीटर पानी आएगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये छेद नीचे नहीं होता, अगर ये छेद नीचे नहीं होता और हौज पूरा खाली होता, तो ये जो नल चला रहे हैं ये नल जो है सो हौज को कितना देर में भर देता, मान लीजिए इसको भर देता x घंटा में, यानी 1/x और माइनस हो जाएगा। आपको पता होगा वर्क एंड टाइम क्वेश्चन कैसे बनता है, 1/x, यानी कि इस नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग हौज का 1/x भाग भरेगा, और 1 घंटा में ये छिद्र कितना खाली कर देता है, 1/8 खाली कर देता है। लेकिन फाइनली जो है अगर नल चला हुआ भी रहने दे तो ये टोटल जो है सो खाली हो जाता है 12 घंटा में, यानी खाली हो रहा है इसलिए -1/12, 1 घंटा में खाली हुआ भाग -1/12। ठीक, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12, एलसीएम 24। ठीक, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, यानी 1/24। यानी यहाँ से आपको x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अगर नल चला दें और पूरा ये छिद्र नीचे नहीं हो और हौज पूरा खाली हो तो हौज को नल 24
घंटा में भर देगा। यानी नल से एक मिनट में 6 लीटर पानी निकलता है, तो एक घंटा में कितना निकलेगा, यानी 60 मिनट में कितना पानी निकलेगा, 60 मिनट में निकलेगा 36 यानी 360 लीटर। तो 24 घंटा में कितना निकलेगा, एक घंटा में 360, तो 24 घंटा में 124 से गुना करेंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा 8640 ठीक लीटर, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। यानी हम ये निकालना था हमको कि ये जो नल है वो नल अगर खाली हौज रहे तो खाली हौज को कितना घंटा में भर सकता है। अगर वो निकाल लेंगे तो यानी हौज की धारिता निकल जाएगी, यानी कितना ज़्यादा पानी आएगा हौज में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हमने निकाला, 24 घंटा आया। अब 24 घंटा में नल कितना भर सकता है, जब वो एक मिनट में 6 लीटर भरता है तो 24 घंटा में कितना भरेगा वो हमने निकाला, 4640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि दो व्यक्ति मिलकर 200 रुपये में किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय करते हैं। इनमें से एक अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक बच्चे की मदद से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो रकम में बच्चे का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए दोस्तों कि 200 रुपये का ठेका लिया। ठीक, एक आदमी जो है वो अकेला 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इस आदमी के द्वारा 3 दिन में कार्य 3/6 हो जाएगा, और इस आदमी के द्वारा कितना हो जाएगा, 3 दिन में कार्य 3/8। कितना काम कर लिया ये दोनों मिलकर के कर लिया। देखिए ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया, 6 चौक नीचे हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 24, ऊपर 6 चौक 24, 4 तिया 12 और प्लस 8 तिरिक 24, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 21/24 यानी 7/8। ठीक, 7/8 दोनों मिलकर के काम कर लेता है। ठीक है, 3 दिन में। देखिए दोनों व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2 दोनों मिलकर के 3 दिन में कितना काम कर लिया, 7/8 काम कर लिया। अब शेष कितना काम बच गया, तो टोटल काम 1 था, 7/8 काम हो गया, तो बचा कितना, 1/8 काम। अब इसी 1/8 काम को बच्चा जो है ये भी 3 दिन में पूरा करता है, क्योंकि बच्चा भी 3 दिन काम करता है, जो शेष काम बच गया उसको बच्चा पूरा करता होगा। यानी देखा जाए तो 3/6 अनुपात 3/8 अनुपात 1/8, ये जो अनुपात आपका आएगा, इसी अनुपात में इस रकम को बांटा जाएगा। जो जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो 3 दिन में काम पूरा होता है, तो 3 दिन में पहला व्यक्ति करता है इतना काम, दूसरा व्यक्ति करता है इतना काम, और बच्चा जो है करता है इतना काम। तो इसी तीनों का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में पैसा बटेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 3/8 अनुपात 1/8। ठीक, तीनों का देखिए 2 8 का एलसीएम 8 होगा, तो 8 से तीनों में गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पहला 4/3/1। तो इसी अनुपात में जो है पैसा बट जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि बच्चे का हिस्सा कितना होगा, तो बच्चे का हिस्सा कितना है, 1 है, तो 1 ठीक 1/4 3 7 1 8 गुना 200। ठीक, ये कट जाएगा कितना बार में, 8 दूनी 16 8 पंजा 40, यानी कि 25 रुपया। 25 रुपया किसको मिलेगा, बच्चा को मिलेगा। ठीक, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काट सकती है। दे रहा कि 3 पुरुष बराबर है 4 महिला, क्योंकि 3 पुरुष या 4 महिला 43 दिन में काट सकता है। 3 पुरुष बराबर 4 महिला, तो 1 पुरुष बराबर कितना महिला, 4/3 महिला। ठीक है, तो 7 पुरुष कितना हो जाएगा, 7 पुरुष बराबर 28/3 महिला। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितना दिन में काटेगा। अब देखिए 7 पुरुष और 5 महिला, 7 पुरुष और 5 महिला। ठीक, यानी 7 पुरुष का मतलब कितना, 28/3 महिला,
तो 28/3 महिला और प्लस 5 महिला कितना हो जाएगा? 43/3 महिला। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि 4 महिला अगर 43 दिन में कर सकता है तो 43/3 महिला कितना दिन में करेगा। यानी कि इसको बैठा सकते हैं आप लोग, M1D1 बराबर M2D2। 4 महिला कितना दिन में? 43 दिन में। 4 गुना 43 बराबर M2 कितना महिला है दोबारा में? 43/3 महिला कितना दिन में? तो मान लीजिए x दिन में। 43 से 43 कट गया, 4 दिया 12, x बराबर कितना हो गया? 12। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा 2 चरणों में पूरी करता है। यात्रा के पहले चरण में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस से यात्रा करता है और यात्रा के दूसरे चरण में वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी से यात्रा करता है। उसने रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि उसने रेलगाड़ी से x दूरी तय की। ठीक, रेलगाड़ी से x दूरी तय की, तो x दूरी और तो अपना बस से कितना हो जाएगा? 285 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी 285 है। ठीक, ये हो गया ट्रेन से और ये हो गया बस से। ठीक, ट्रेन से कितना रफ्तार से जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 55 ये हो गया दूरी बट्टा 4, ये समय हो गया ट्रेन में गुजारा गया समय, और ये हो जाएगा बस में गुजारा गया समय 40 की रफ्तार से। ये दोनों मिला करके टोटल समय कितना लग रहा है उसको? 6 घंटा लग रहा है, तो 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा अब? 40x प्लस 55 गुना 285 माइनस 55x बट्टा में 55 गुना 40 बराबर 6। ये क्या किए हम लोग? भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, भिन्न का जोड़ तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको x का मान निकालना है, x का क्या करना है? मान निकालना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 40x में से 55x गया तो माइनस 15x, यानी 55 गुना 285 माइनस 15x बराबर 6 गुना 55 गुना 40। कोई दिक्कत नहीं है। ये 15x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 55 गुना 285 माइनस 6 गुना 55 गुना 40। अब देखिए 55 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। 285 और माइनस 6 चौक 24, 240। ठीक, तो 55 और गुना 45। अब देखिए ये 15 से कट जाएगा आपका 45, तो x बराबर हो जाएगा 55 तिया 165 किलोमीटर। यानी x का मान क्या आ गया आपका? x का मान आ गया 165 किलोमीटर। x हमने क्या माना था? x हमने माना था रेलगाड़ी से चली गई दूरी। ठीक है, जो कि हमारा आ गया, वही पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 285 है, तो ट्रेन बस से कितना हो जाएगा? बस से 120 हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो मान लीजिए मूलधन कितना है? P है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पहला वर्ष का हो जाएगा P का 10%, P का 10%, और दूसरा वर्ष का भी हो जाएगा P का 10%, यानी कि हो जाएगा P का 20%। ठीक, जो मूलधन था उसका 20% हो जाएगा, और 10% से 2 वर्ष का CI कितना होगा? CI होगा P का 21%। आप निकाल के देखिएगा
पी का 21% ही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 21% कैसे आएगा, देखिए पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, तो पहला साल के लिए तो हमारा यही हो जाएगा दोनों। लेकिन दूसरा साल में क्या हो जाएगा, दूसरा साल में जो हमारा पहला साल का साधारण ब्याज आया था पी का 10%, इस पर भी 10% फिर ब्याज फिर से चलेगा। ठीक है, तो दूसरा साल का तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन एक और ब्याज जुड़ेगा इसमें। कौन सा जुड़ेगा, पी का 10% का 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आपका पी का 21%। ठीक है, यानी कहने का मतलब देख सकते हैं कि जो मूलधन था उसका 21% क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 21% का मतलब है कितना, 420 रुपया। तो 1% का कितना मतलब होगा, 1% का मतलब होगा 420/21। तो इसलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 20%, साधारण ब्याज कितना है पी का 20%, तो हमको 20% निकालना है पी का। तो 20% का मतलब हो गया, इसमें हम 20 से गुना कर लेंगे, 21 दूना 42, तो ये हो जाएगा 20 400 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। इसमें देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति 15,860 रुपये को अपने 3 बच्चों ए बी सी के नाम से इस प्रकार निवेश करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों बाद उन्हें समान राशि प्राप्त होती है, यानी मिश्र धन समान प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो ए बी सी के नाम से निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है। तो साधारण ब्याज के लिए ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर पी प्लस पी आर टी बट्टा 100 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 पी प्लस पी आर टी बट्टा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसमें से अगर हम पी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉमन ले लेंगे। चलिए पहले ए लिख देते हैं, ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बाय में 100। ठीक है, यहाँ से पी निकालिएगा तो आपका हो जाएगा ए गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 प्लस आर टी। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, कि ये पी जो है बराबर इतना होता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि ए बी और सी के नाम से निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। राशि का अनुपात आपको पूछा जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अनुपात पूछा रहा है तो अनुपात निकालेंगे। तो मान लीजिए कि P1 राशि ए के लिए निवेश किया गया, P2 राशि बी के लिए निवेश किया गया और P3 राशि सी के लिए निवेश किया गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब P1 करेंगे, अब देखिए सभी के लिए जो है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी के लिए मिश्र धन जो है वो समान प्राप्त होता है। तो सभी का यह हो जाएगा ए गुना 100 बट इसी का अनुपात आपको निकालना है बट्टा 100 प्लस R1 T1, फिर अनुपात समझ में आना चाहिए आपको, बस समझाने के लिए आपको इतना हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर ए गुना 100 बट्टा 100 प्लस R2 T2, फिर अनुपात ए गुना 100 बट्टा 100 प्लस R3 T3। ठीक है, ये चीज आपको निकालना है। अब देखिए तीनों में ऊपर वाला सेम है, खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1/100 प्लस देखिए R1 कितना है, R तीनों के लिए सेम है तो R 5 हो जाएगा, और पहला के लिए 2 साल है तो 5 दूनी 10 अनुपात, फिर 1/100 प्लस 5 तो सेम है, 5 तिया 15 और प्लस 1/100 तो सेम है, प्लस R सबके लिए सेम है 5 गुना 4 वर्ष है 5 चौक 20, यानी 20 हो जाएगा, 20 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक, यानी 1/110 अनुपात 1/115 अनुपात 1/120। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो यही आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक ये अलग बताया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आसानी से इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है सो आप लोग डायरेक्ट जो है सो यहाँ इस को भी ध्यान रख करके आगे क्वेश्चन में आप लोग यहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप जो है सो 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2, 1/100 प्लस R3T3 ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद सकता है और 20 रुपये में 11 भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। कितना संतरा है, 9 संतरा है, बाद में कितना संतरा है, 11 संतरा है। 9 संतरा कितना रुपया में, 16 रुपया में। 11 संतरा कितना रुपया में, 20 रुपया में। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। क्या करना है, 9 गुना 20, फिर माइनस कर दीजिए, 9 गुना 20, 11 गुना 16, और बट्टा में जो आपने बाद में गुना किया है उसको लिख दीजिए 11 गुना 16 नीचे में। ठीक, गुना 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 9 दूनी 18, 180 माइनस कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 दाएं के 60, 176 बट्टा में 176 गुना 100। ठीक, अब इसको हो जाएगा 4/176 गुना 100, 4 से कटे 4 जगह 16, 4 जगह 16, ये हो जाएगा 22, ये 50, ये 25 और ये 11, यानी 25/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना परसेंटेज। अगर आपको ये नहीं ध्यान रखना है तो एक और तरीका है इसका करने का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 16 रुपया में 9 संतरा, क्या कर रहा है कि 16 रुपया में 9 संतरा, तो एक संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16/9। एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/11। ठीक, एक संतरा का निकाल लिए, हमको क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 20/11 माइनस 16/9, बट्टा में क्रय मूल्य 16/9 और गुना 100 करेंगे। ठीक, ये जो हमारा आएगा, यानी देखिए ऊपर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, ये हो गया पूरा क्या लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला हो गया। इतना ही परसेंट जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का वर्तमान उम्र उसके 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 125% है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व का जो उम्र है मान लीजिए x है। ठीक, तो वर्तमान कितना हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, ये जो x प्लस 10 वर्तमान उम्र है, ये 10 वर्ष पहले की उम्र x का कितना परसेंट है, 125% है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र यानी कि x प्लस 10 का मान निकालना है। यानी अगर x का मान निकल जाए तो x प्लस 10 का मान निकल जाएगा, तो x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 5x/4। ठीक, यानी 5x/4 माइनस x बराबर 10, तो x/4 बराबर 10, तो x बराबर कितना 40। x का मान कितना आ गया 40 साल आ गया। और पूछ रहा है वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र 40 और प्लस 10 बराबर 50 साल। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान से इसको देखिएगा। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है तो भोजन का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। भोजन का मूल खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 35 विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थी है, तो मान लीजिए कि एक विद्यार्थी का एक दिन का खर्च x रुपया है, तो 35 विद्यार्थी का खर्च कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। ठीक है, और एक विद्यार्थी का औसत खर्च कितना है x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि यदि विद्यार्थी की संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अब विद्यार्थी कितना हो गया, पहले 35 था तो अब कितना हो गया 42 हो गया, तो भोजन का खर्च जो है वो 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है। अभी तक आपने क्या समझा,
यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 7 की वृद्धि हो जाती है तो भोजन का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। अभी देखिए कितना खर्च हो रहा था, अभी हो रहा था 35x रुपया प्रतिदिन भोजन खर्च हो रहा था। अब कितना हो रहा है भोजन खर्च, अब हो रहा है 35x प्लस 42। जब हमारा 42 हो गया तो 35x प्लस 42 जो है सो प्रतिदिन खर्च हो रहा है। और जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। पहले प्रति व्यक्ति औसत खर्च जो था वो x रुपया था, अब हो गया x-1। ठीक है, अब x-1 खर्च हो रहा है प्रति व्यक्ति औसत। ठीक है, अब देखिए 42 रुपया 42 आदमी अगर हो रहा है, 42 विद्यार्थी हो रहा है तो हमारा टोटल खर्च जो है सो इतना हो रहा है। ठीक है, यानी कि 42 गुना x-1 प्रति व्यक्ति खर्च ये हो गया, टोटल 42 हो गया। दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च के बराबर होना चाहिए 35x प्लस 42 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 42x माइनस 42 बराबर 35x प्लस 42, 7x बराबर 84, x बराबर 12। x का मान क्या आ गया आपका 12 आ गया। x का मतलब क्या हो गया कि प्रति विद्यार्थी जो है सो 12 रुपया जो है औसत खर्च होता है। तो भोजन का मूल खर्च क्या है, मूल खर्च पूछ रहा है, मूल यानी कि 35x का मान पूछ रहा है। तो 12 को आप 35 से गुना कीजिए तो 35 दूना 70, 35 7 42। ठीक, यानी 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी है। ठीक, 35 विद्यार्थी है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है, चलिए 35 विद्यार्थी हमने मान लिया, और मान लिया कि एक विद्यार्थी पर एक दिन में x रुपया खर्च होता है, तो 35 विद्यार्थी पर एक दिन में कितना रुपया खर्च होगा 35x खर्च होगा। ठीक, अब देखिए विद्यार्थी की संख्या अब हो गया 42। जैसे विद्यार्थी की संख्या 42 हुआ तो अब जो संख्या जो 42 हुआ तो जो भोजन पर खर्च होता था पहले प्रतिदिन 35x होता था, अब हो गया वो बढ़ करके कितना 35x प्लस 42 रुपया हो गया, इतना हो गया। ठीक, और जो प्रतिदिन x रुपया जो खर्च होता है एक विद्यार्थी पर वो बढ़ करके हो गया कितना घट करके x-1 हो गया। यानी इसको गुना करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, तो ये बराबर करके हम लोगों ने x का मान निकाला। देखिए ये साझेदारी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि A और B व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करता है। A है और B है, 3:2 के अनुपात में निवेश किया। यदि कुल मुनाफे का 5% चैरिटी को चला जाता है तथा A का हिस्सा 855 हो तो कुल मुनाफा कितना है। तो मान लीजिए दोस्तों कि कुल मुनाफा कितना है x है, कुल मुनाफा मान लिए x है, तो x का 5% चैरिटी में चला जाता है, तो 5% माइनस कर लेंगे x में से, तो ये हो जाएगा 95x बट्टा 100, यानी कि 19x बट्टा 20 जो है, यही जो है दोस्तों ये मुनाफा ये दोनों में A और B में बांटा जाएगा, क्योंकि 95% 5% तो चैरिटी में चला गया, जो बच गया 19x बट्टा 20, तो इसी को बांटा जाएगा किसमें A और B में। किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा, A का हिस्सा हो जाएगा 3/5 और गुना जो हमारा टोटल मुनाफा है 19x बट्टा 20, इसी का मान दिया हुआ है कितना 855। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है 19 से। तो 19 चौक 76, 19 पचे 95, कट गया, 3 से कट जाएगा 15 बार में। ठीक, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 15 पचे 75, 75 दूना कितना होता है 150 पर 1 0, यानी कि आपका जो है x का मान आ गया कितना 1500, और हमने कुल मुनाफा माना था x, तो हमारा कुल मुनाफा हो जाएगा 1500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि A अनुपात B सब कुछ दिया हुआ है। देखिए A अनुपात B दिया हुआ है 1:2, B अनुपात C दिया हुआ है 3:4, C अनुपात D दिया हुआ है 2:3 और D अनुपात E दिया हुआ है 3:4। ठीक, आपको निकालना है किसका मान, आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान।
ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग गुना कर लीजिए ये चारों को। 1 तिया 3 दूनी 6 त्रिक 18 अनुपात। अब कीजिए गुना इसको और इस तीनों को। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। अब कीजिए गुना आप लोग इसको इसको इसको, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक, अब चौथा बार में गुना कर लीजिए आप लोग इसको इसको और इसको, यानी कि 2 दूनी चौक 8 तिरिक 24 तिया 72। पांचवा बार में गुना कर लीजिए आप लोग इसको, जो लास्ट वाला चारों बच गया उसको, यानी 2 दूनी चौक 8 तिरिक 24 चौका 96। ये जो अनुपात आया आपका, ये जो अनुपात आया, ये कौन सा अनुपात है? ये है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 6 से 100 कट रहा है, तो 6 त्रिक 18, 6 6 1 36, 6 8 6 48, ये हो जाएगा 12 छक 72 और ये हो जाएगा 16 छक 96, यानी 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। 3 6 8 12 16, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, इस तरीका से दोस्तों थोड़ा सा और हम एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपको दिया हुआ रहे कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ रहे, आपको पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा ए बी अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ये निकाल लेंगे। ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, तीनों निकल जाएगा। उस तरीके से आप लोग को एक और मैं बता देता हूं। जब 4 वाला रहे तो कैसे, तो 5 वाला था ना, अब 4 वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपको दिया रहे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी मतलब ए बी सी और सी डी रहे, और आपको पूछ दे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये तीनों को गुना करेंगे, ठीक, उसके बाद ये तीनों को करेंगे, उसके बाद ये तीनों को करेंगे, उसके बाद ये तीनों को करेंगे, हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि 2 पर पावर 32 प्लस 1 यदि किसी खास संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, तो निम्नलिखित में से कौन उस खास संख्या से विभाज्य होगा? देखिए, इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे कि 10 जो है, 10 ये 5 से पूर्णतया विभक्त है। ठीक, 10 जो है सो 5 से पूर्णतया विभक्त है। तो आपको पूछेगा ऐसी कौन सी संख्या है जो इस 5 से विभक्त हो, तो हम ये निकाल लेंगे कि वो संख्या जो 10 से विभक्त हो वो 5 से विभक्त होगा। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि जो 2 पर पावर 32 प्लस 1 है किसी खास संख्या से, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि यही 2 पर पावर 32 अब प्लस 1 है, ये 10 है, ठीक, और ये 5 से भाग लग रहा है इसमें। तो पूछ रहा है कि वैसी कौन सी संख्या और है जो इस 5 से उसमें भी भाग लग जाए। तो अगर हम निकाल लेंगे कि वैसी संख्या जो इस संख्या से विभाजित हो, 2 पर 32 प्लस 1, तो 5 से भी उसमें लग जाएगा भाग, क्योंकि 5 से इसमें भाग लग रहा है। ठीक, तो वही हम करते हैं। देखिए, 2 पर पावर 32 अब प्लस 1 है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, या सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू करेंगे, यहाँ पर ए है ये और बी है ये, तो ए क्यू कितना हो जाएगा 2 पर पावर 96 हो जाएगा, प्लस बी क्यू का 1 बराबर ए प्लस बी, यानी कि 2 पर पावर 32 प्लस 1, फिर ए स्क्वायर यानी कि 2 पर पावर 64 माइनस ए बी 2 पर पावर 32 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1, ये मान आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो ये जो मान है इसी का मान ये भी है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखिए 2 पर सॉरी यहाँ पर ये 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 पर पावर 96 प्लस 1 जो है
यही है, ठीक है। यानी कि ये अगर 2 की पावर 32 प्लस 1 से भाग लग रहा है, यानी ये भी 2 की पावर 32 प्लस 1 से भाग लगेगा, ठीक। यानी जो खास संख्या है जिससे कि 2 की पावर 32 कट रहा है, उससे ये भी कटेगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 96 प्लस 1। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए ये है AQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस BQ। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है A माइनस B का होल क्यूब का। यहाँ पर A कितना है? A है 2.3 और B कितना है? 0.3। इसका होल क्यूब कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है, देखिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये कैसा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। इसको हम लोग नीचे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4, 1 5/4, ऊपर जाकर हो जाएगा 4/5 यानी 3 प्लस 4/5। ऊपर जो है ये है कितना 2 प्लस 1, ऊपर में 1 है, ठीक। अब देखिए ये सॉल्व हो जाएगा 5 या 15 19/5, 5/19 हो जाएगा। 2 प्लस 5/19, एक पहले से ऊपर है, ठीक। 19 दूनी 38, 5 43, 43/19 यानी 19/43, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का तिगुना है। ये त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है। इसका आधार जो है ऊंचाई का तिगुना है। आधार ऊंचाई अगर मान लीजिए x है तो आधार हो जाएगा 3x। यदि 36.72 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें खेती करने की लागत 495.72 रुपये हो तो खेत का आधार क्या है? यानी आधार यानी 3x का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि 36.72 रुपये लग रहा है कितना हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में खेती करने में लागत। तो 1 रुपया कितना हेक्टेयर में लगेगा? 1/36.72। तो कितना रुपया कह रहा है कि 495.72 रुपया कितना हेक्टेयर में लगेगा? तो 495.72 बट्टा में 36.72, इसको अगर आप काटिएगा तो काटने के बाद ये जो आपका आ जाएगा 27/2। क्या आएगा 27/2? इतना हेक्टेयर, ठीक है। इतना ये क्या हो गया? एक होगा खेत का क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 गुना b गुना h यानी 3x गुना x बराबर कितना है? 27/2, ठीक है। x स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 27/2 गुना इधर 3/2 था तो हो जाएगा 2/3। 2 से कटेगा, ये कट गया 9 यानी x स्क्वायर बराबर 9 हेक्टेयर हो गया। कितना हेक्टेयर हो गया? 9 हेक्टेयर। x स्क्वायर बराबर 9 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000। तो 9 हेक्टेयर का मतलब हो गया कितना? 90,000। तो x बराबर कितना? √90,000। 90,000 का होता है 300 कितना हो जाएगा? मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 300 मीटर। x का मान कितना निकला? 300 मीटर। और यहाँ पर आधार कितना है? आधार है 3x यानी कि हो जाएगा 900 मीटर, ठीक है। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु के खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है। देखिए मूल्य में वृद्धि कितना हो रहा है? 20%। तो 20% मूल्य में वृद्धि। खपत में कितना कमी करना है? तो मान लीजिए खपत में कमी करना है x%, ठीक। माइनस 20x बट्टा 100 बराबर 0। इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी 20 माइनस x माइनस 20x बट्टा 100 बराबर 0।
20 पंचे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा 20 बराबर 6x बट्टा 5। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 100 बट्टा 6 यानी 50 बट्टा 3%। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। और एक और तरीका है बनाने का जो कि बेसिक तरीका है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए उसको रहने देते हैं अभी। इस तरीका से भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही ये जो है तरीका बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक पति एवं पत्नी जब उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की थी कि औसत आयु 23 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 23 दूना 46 साल, क्योंकि औसत आयु 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु कितना हो जाएगा, 46 साल। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा दोनों का आयु, दोनों का वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, 56 साल। चलिए बना देते हैं। पति पत्नी और एक बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ था कि वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। पति पत्नी और बच्चा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये 5 वर्ष पहले का आयु है। वर्तमान में दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, इसमें 5 बढ़ेगा इसमें 5 बढ़ेगा, तो 5 5 10 बढ़ेगा। ठीक, 10 बढ़ेगा यानी ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। x प्लस वाई, ये वर्तमान में पति पत्नी का योग कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि वर्तमान में एक बच्चा भी है और तीनों का औसत आयु कितना है, 20 साल है। तीनों का औसत आयु 20 साल है, तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और प्लस मान लीजिए z है बच्चा का। तीनों का कुल आयु 20 दिया 60 साल हो गया। ये दोनों का है 56 साल, पति पत्नी का है 56, बच्चा का z है तो ये हो जाएगा 60, यानी z बराबर 4 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चा का आयु जो है 4 साल के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर की भी दिया हुआ है, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि BSSC का शानदार तरीके से आप लोगों का ऐसे वीडियो आता रहे तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।